नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, लक्ष्य एवं उद्देश्य के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ ही हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास किस तरह हुआ और खेल में बदलती प्रवृत्तियाँ या रुझान, खेल की सतह, पहचाने योग्य गियर और खेल उपकरण, तकनीकी और प्रगतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज का ये सेशन हमारा बहुत ही दमदार और उम्दा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या क्या होते हैं। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा में दोस्तों हम कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा की धारणा नई नहीं है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा की जड़ें बहुत पुराने समय में भी मौजूद थीं। यद्यपि पुराने समय में इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता था, अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक अर्थ भी भिन्न भिन्न था। वास्तव में शारीरिक शिक्षा कठिन और विस्तृत आधार वाला है। इसमें कई विचारधाराएं शामिल हैं। आरंभ में शारीरिक शिक्षा शब्द का प्रयोग शारीरिक क्रियाओं के लिए किया जाता था, क्योंकि शारीरिक शिक्षा लोगों के जीवित रहने के लिए आवश्यक थी। लेकिन शारीरिक शिक्षा पर सबसे अधिक बल पुराने समय में यूनान में ही दिया गया, जहां सुकरात, अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिकों के विचार थे कि शारीरिक प्रशिक्षण युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। पुराने समय में भारतवर्ष में शारीरिक क्रियाएं लोगों के जीवन का अभिन्न अंग थी और इस प्रकार भिन्न भिन्न सभ्यताओं में शारीरिक शिक्षा का अर्थ भी बदलता गया। सामान्यतः शारीरिक शिक्षा को सही अर्थों में नहीं समझा गया। समझने की कोशिश की गई, लेकिन सही अर्थों में नहीं समझ पाया कोई भी। इस प्रकार किसी का ये विचार था कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक शास्त्री करते हैं, और कई बार इसे शारीरिक प्रशिक्षण, खेल, संस्कृति, स्वास्थ्य शिक्षा और मनोरंजन समझा गया। लेकिन वास्तव में शारीरिक शिक्षा इन शब्दों से कहीं अधिक है। शारीरिक शिक्षा के अर्थ निम्नलिखित परिभाषाएं काफी सीमा तक स्पष्ट करती हैं। आइए देखते हैं। ऐशीबक के अनुसार ऐशीबक क्या कहना चाहते हैं? शारीरिक शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है, जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की वृद्धि, विकास तथा शिक्षा से है। ऐशीबक ने दोस्तों बच्चे की वृद्धि, विकास तथा शिक्षा पर जोर दिया है अपनी परिभाषाओं में। और ये शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की संपूर्ण शिक्षा है। शारीरिक क्रियाएं साधन हैं। शारीरिक क्रियाएं क्या हैं? साधन हैं, और तथा उनका चुनाव एवं प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उनका प्रभाव बच्चे के जीवन के प्रत्येक पहलू, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं नैतिक पक्ष पर पड़ता रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं चार्ल्स बूचर क्या कहना चाहते हैं। चार्ल्स बूचर क्या कहना चाहते हैं? तो बूचर जो है शारीरिक शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है। जहाँ भी आपको अभिन्न अंग मिल जाए, समझ लीजिए बूचर साहब की परिभाषा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां उनके परिणाम को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हों, उनमें सक्षम बनाना है। क्या
सक्षम बनाना है। बूचर की परिभाषा में अभिन्न अंग और इसके साथ साथ ही शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों की बात हो तो समझ लेना चाहिए आपको कि ये बूचर की परिभाषा है। इसके साथ साथ ही ओवरट्यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है। जब भी अनुभवों का सामूहिक प्रभाव आए तो समझ लेना चाहिए कि ये बूचर साहब की परिभाषा है, जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। शारीरिक शिक्षा क्या है? उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कैसिडी के अनुसार। कैसिडी क्या कहना चाहते हैं? कैसिडी के अनुसार शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव। कैसेट जो है दोस्तों कहाँ? केंद्र में चलती है। और इसी प्रकार कैसिडी की परिभाषा शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं, केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं और वे ही शारीरिक क्रिया कहलाते हैं। अब हम देखते हैं जेविनेस क्या कहना चाहते हैं? शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों में होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात है, जेविनेस की जब भी बात आए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बड़ी मांसपेशी। क्या? बड़ी मांसपेशी, बिग मसल एक्टिविटी, यानी बड़ी मांसपेशी की क्रियाएं और रिलेटेड रिएक्शंस, क्या संबंधित प्रतिक्रियाएं जहाँ भी आ जाए वहाँ आप समझ जाएंगे कि जेविनेस की परिभाषा के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं जेविनेस हो गया हमारा। जेएफ विलियम्स क्या कहना चाहते हैं? जेएफ विलियम के अनुसार शारीरिक शिक्षा मानव शरीर की क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां हैं। शारीरिक शिक्षा जो है मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी गई हों और कराई गई हों। ओके दोस्तों, यहाँ आप कैसे याद कर सकते हैं? जेएफ विलियम्स और विलियम्स से विशेष लक्ष्य। सीसी कोवेल शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है। शारीरिक शिक्षा जो है किसी भी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित बड़ी गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है। ओके दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान रखना है व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। सीसी कोवेल जो कोयल होती है दोस्तों, वो जब बोलती है तो व्यक्ति के जो सामाजिक व्यवहार है उसमें कैसा परिवर्तन आता है? उसको कोई उड़ाता नहीं है। क्या? जब कोयल बोलती है तो पेड़ से कोई नहीं उड़ाता है उसे, और जबकि कौआ बोलता है तो सब उसे भगा देते हैं। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं सीसी कोयल। ठीक है। अब सीएल ब्राउनवेल क्या कहते हैं? सीएल ब्राउनवेल कहते हैं शारीरिक शिक्षा उन परिपूर्ण एवं संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को बहुउद्देशीय प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होते हैं एवं उसकी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। अब यहाँ याद रखने आपको ब्राउनेल है, ब्राउन बेल से। और बेल क्या होती है? वो अपनी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक, यानी जब तक वो उसकी समय सीमा रहती है तब तक बेल जो है बढ़ती रहती है। क्या? इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा परिपूर्ण संतुलित अनुभवों का जोड़ है, यानी जो बेल होती है उसमें बैलेंस्ड जोड़ होते हैं, बैलेंस्ड अनुभव के जोड़ होते हैं जो व्यक्ति को, यानी जो उस बेल को पेशी प्रक्रियाओं में भाग लेते हुए अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक बढ़ा देते हैं। इसे याद रख सकते हैं आप। अगर हम इंग्लिश में की पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो आप ऐसी वर्क को याद रख सकते हैं। चिल्ड्स लाइफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड
मोरली। क्या, जब भी बात हो दोस्तों, ठीक है, तो ये की पॉइंट आप पकड़कर आराम से ऐसी वर्ब को याद रख सकते हैं परिभाषा को। ठीक है, अब बूचर की बात करें तो बूचर में दोस्तों दो की पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जिनसे आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। एक होता है एन इंटीग्रल पार्ट, और इसके साथ साथ ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस विच हैज इट्स एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली। क्या, ये चार कीवर्ड ये भी याद रख सकते हैं। फिट सिटीजन थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच हैव बीन सिलेक्टेड विद ए व्यू टू रियलाइजिंग दीज आउटकम्स। अब हम देखते हैं ओवरट्यूफर। ओवरट्यूफर के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम्स टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। यहाँ आप याद रखेंगे इंडिविजुअल्स थ्रू मूवमेंट्स। ठीक है, यह आप याद रखेंगे सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस। क्या, अनुभवों का सामूहिक प्रभाव, उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव। अब हम देखते हैं फिजिकल एजुकेशन with the some change in the individual caused by experience centering motor activity। यानी जो दोस्तों कैसेटी हैं, कैसेट हमेशा केंद्र में क्या करती है, एक्टिविटी करती है। इस प्रकार आप सेंटर मोटर एक्टिविटी से याद रख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज द दैट फेस ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल एक्टिविटी और देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। बिग मसल एक्टिविटी की जहाँ बात हो जेविनेस आ जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मंस फिजिकल एक्टिविटी सिलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्ट एज टू आउटकम्स। ये JF विलियम को याद रखने की परिभाषा को याद रखने की ट्रिक है दोस्तों। कंडक्टेड एज आउटकम्स। क्या, कंडक्टेड एज आउटकम याद रखना है आपको। फिजिकल एजुकेशन इज द सोशल प्रोसेस ऑफ चेंज बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। क्या, और ये दोस्तों CC कोवेल की परिभाषा को याद रखने की ट्रिक है। यहाँ आपको रखना है चेंज इन द बिहेवियर। कोयल जब बोलती है चेंज इन द बिहेवियर में चेंज हो जाता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं CL ब्राउनेल। फिजिकल एजुकेशन इज द एक्यूमुलेशन होलसम एक्सपीरियंस through participation is in large muscle activity that promote optimum growth and development। promote optimum growth and development की बात हो, यानी दोस्तों चरम सीमा तक जाने की बात हो तो वह हमारा CL ब्राउनबेल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्र सलाहकार बोर्ड द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये इनके अनुसार शारीरिक शिक्षा ही है, यह वह शिक्षा है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा उसके शरीर, मन एवं आत्मा के पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। जब भी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बात हो तो वहाँ आपको याद रखना है शरीर, मन और आत्मा। शरीर, मन और आत्मा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का क्या एक अभिन्न अंग है और ये मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह केवल शारीरिक क्रिया ही नहीं है अपितु शरीर द्वारा शरीर का ज्ञान है। अमेरिका में कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जो ये बताते हैं जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं वे ऐसे लोगों की तुलना में शारीरिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते, अपने जीवन में उच्च स्तर के लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं वास्तव में शारीरिक शिक्षा बालक की वृद्धि एवं विकास में सहायक है ताकि वह एक अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। अंत में हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक विकास में ही सहायक नहीं है बल्कि ये मानसिक, सामाजिक और इमोशनल डेवलपमेंट में भी क्या करती है, हेल्प करती है।
शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, अथवा ये कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से जीना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि शारीरिक शिक्षा के इस अत्यंत शिखर रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है। सामान्यतः शारीरिक शिक्षा के इस लक्ष्य को सीढ़ी दर सीढ़ी प्राप्त किया जा सकता है। यही सीढ़ियाँ वास्तव में शारीरिक शिक्षा के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और जिनकी सहायता से शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ये कहा गया है कि लक्ष्य एक होता है, लक्ष्य एक होता है दोस्तों, लेकिन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव जो हैं अनेक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा। सुप्रसिद्ध शारीरिक शिक्षा शास्त्री जेएफ विलियम का कहना है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कौशल एवं योग्य नेतृत्व देना तथा ऐसी सुविधाएं प्राप्त करना है जो किसी एक व्यक्ति या समुदाय को कार्य करने का अवसर दें और वे सभी क्रियाओं में शारीरिक रूप से तथा संपूर्ण मानसिक रूप से उत्तेजक एवं संतोषजनक और सामाजिक रूप से निपुण हों। उनके अनुसार व्यक्ति के लिए केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन करना चाहिए जो शारीरिक रूप से लाभदायक हों, जो शारीरिक रूप से कैसी हों दोस्तों, लाभदायक हों। अब हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार क्या कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से तंदुरुस्त बनाना और उसमें व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास करना होना चाहिए, ताकि वह लोगों के साथ खुशी से रह सके और एक अच्छे नागरिक बन सकें। क्या, और इसके साथ साथ ही शारीरिक शिक्षा के जगत में विद्वानों ने अपने विचारानुसार शारीरिक शिक्षा के दोस्तों विभिन्न उद्देश्य बताए हैं, और इन उद्देश्यों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम आते हैं हमारे CL, वो दोस्तों कौन, एच क्लार्क क्या कहते हैं। एच क्लार्क का जो दोस्तों उद्देश्य है उसको याद रख सकते हैं, यानी सशास, क्या सशास से ये होता है शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, सामाजिक गुणों में वृद्धि और संस्कृति क्या। और बुक वॉल्टर क्या कहते हैं दोस्तों, बुक वॉल्टर कहते हैं कि बुक को हम क्या करते हैं, बुक में फंसे हुए हैं, हम जब तक पढ़ेंगे तब तक हम उस बुक को पढ़ने में क्या है, फंसे हुए हैं। बुक कैसी है, एक फंसनी क्या, और हमको फंसा के रखी है। स्वास्थ्य यानी फासे दोस्तों फालतू समय का उचित प्रयोग, और स्वास्थ्य क्या, स्वास्थ्य और नैतिक चरित्र क्या, नैतिक चरित्र। और इनके साथ साथ ही अगर हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की परिभाषा की बारे में बात करें तो यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है, कीवर्ड होता है इसका बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ओके दोस्तों, अब अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फिजिकल प्लानिंग ऑफ फिजिकल विद अदर्स एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के बारे में, तो इसको नेपर्स कहा जाता है। क्या दोस्तों, नेपर कहा जाता है। और नेपर के अनुसार जो परिभाषा है वहाँ याद रखना है हमें, गुड सिटीजन क्या, बिल्ड हिम अप एज ए गुड सिटीजन। इसी के आधार पर हम एग्जाम्स में परिभाषाओं को दोस्तों पकड़ पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हैथरिंगटन के अनुसार, हैथरिंगटन ने दोस्तों शारीरिक शिक्षा के 5 उद्देश्य बताए हैं, और वो होते हैं दोस्तों तुरंत यानी तात्कालिक उद्देश्य, उसके साथ साथ ही विकासात्मक, दूरवर्ती यानी तुरंत दूरवर्ती और शारीरिक स्थिति का नियंत्रण, सामाजिक स्तर का उद्देश्य और विकासात्मक उद्देश्य। लेस्ली के अनुसार दोस्तों, यानी लेस्ली में से याद रखो, हम जब भी कालिक में लिस जाते हैं
यानी गंदे हो जाते हैं तो सब तरह से लिस जाते हैं। यानी शारीरिक अंगों का विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास और स्नायु पेशी विकास। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं उपरोक्त उद्देश्यों का विश्लेषण करने पर ये निष्कर्ष निकलता है कि शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? शारीरिक विकास। क्या? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास है और ये हमारे शारीरिक संस्थानों जैसे रक्त संचार, श्वसन संस्थान और स्नायु प्रणाली और मांसपेशीय संस्थान और पाचन प्रणाली इत्यादि का विकास करती है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है और जब हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो उनका हमारे शरीर के विभिन्न संस्थानों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों के आकार, रूप और क्षमता में भी विकास होता है, जबकि यह कहा गया है कि शारीरिक विकास शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों द्वारा संभव है। यह एक अच्छा एवं स्वस्थ शरीर बनाने में भी सहायक है, जो एक बहुमूल्य निधि है। यानी दोस्तों, हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता और राष्ट्र निर्माण में भी सहायक है। यदि हमारे संस्थान स्वस्थ रहेंगे तो हम उचित रूप से अपने देश के लिए सहयोग कर सकेंगे और कार्य कर सकेंगे। इसके साथ साथ ही दोस्तों, मूल कौशल निम्नलिखित होते हैं, जैसे चलन कौशल। चलन यानी दोस्तों मोटर कौशल ऐसे कौशल हैं जिनमें शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता या गति करता है। मोटर कौशल वो कौशल हैं दोस्तों जिसमें हमारा शरीर क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है या गति करता है। पैदल चलना, दौड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोल करना आदि महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। क्रिया कौशल क्या? ऐसे कौशल हैं जो किसी वस्तु के साथ किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में फेंकना, पकड़ना, रैकेट या बैट से स्ट्राइक करना और बॉल ड्रिबल करना। ये दोस्तों क्या हैं? हमारे स्पोर्ट्स स्किल हैं या एक्शंस स्किल हैं। ठीक है। अब गैर क्रिया कौशल ऐसे कौशल जिसमें शरीर के भार को स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए मुड़ना, घूमना और संतुलन बनाना। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट। यह उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक विकास से संबंधित है और शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में कई ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जो मस्तिष्क को जागरूक करें, ध्यान मगन बनाएं और सही मापदंड दें। वास्तव में ये दो मार्गीय प्रक्रिया है। शारीरिक क्रियाएं मस्तिष्क तेज बनाती हैं और दूसरी तरफ इन क्रियाओं के प्रदर्शन में मस्तिष्क की एकाग्रता जरूरी है। इन क्रियाओं सहित शारीरिक शिक्षा भी अन्य विषयों की तरह एक विषय बन गया है और इसमें खेलने के तरीके, नियम, मनोवैज्ञानिक शिक्षा और इसके साथ साथ ही शरीर रचना, संतुलित आहार, स्वास्थ्य रोग, व्यक्तिगत स्वास्थ्य इत्यादि आते हैं। इस तरह मानसिक विकास ने अपना स्थान ले लिया और इन विभिन्न क्रियाओं में भाग लेकर व्यक्ति निष्कर्ष निकालना सीख जाता है। खेल के दौरान कई प्रकार की स्थितियां आती हैं जिनमें खिलाड़ी अपना स्वयं का स्वतंत्र निर्णय स्थिति अनुसार लेता है स्थिति के अनुसार ले लेता है और इस तरह उसका मानसिक विकास होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सामाजिक विकास की, क्या यानी दोस्तों सोशल डेवलपमेंट की, तो ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है इस उद्देश्य का संबंध सामाजिक गुणों के विकास से है।
जो कि जीवन जीने में अच्छे समायोजन के लिए जरूरी है। शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम इन गुणों को बढ़ाने के लिए कई रास्ते बताता है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य में नेतृत्व के गुणों का विकास करती है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों को एक दूसरे के निकट आने का अवसर मिलता है और वे परिस्थितियों के अनुसार कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इस प्रकार उनमें मित्रता की भावना विकसित होती है और यह सहयोग, सम्मान, अच्छा खेल, संयम, खेलने की भावना, सांत्वना इत्यादि गुणों को सीखने का अच्छा स्रोत होता है। क्या होता है दोस्तों? शारीरिक शिक्षा या खेल। क्या इन गुणों द्वारा शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम विकसित होते हैं और समाज में एक अच्छे तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है और इस तरह वातावरण शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों से ही क्या है दोस्तों? संभव है। नाड़ी पेशीय समन्वयन यानी न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये उद्देश्य नाड़ी संस्थान तथा मांसपेशीय संस्थानों में समन्वय स्थापित करता है। ये जो उद्देश्य है दोस्तों, नाड़ी पेशीय संस्थान समन्वय जो है ये क्या करता है? ये उद्देश्य नाड़ी संस्थान एवं मांसपेशीय संस्थानों में क्या करता है? कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। शारीरिक शिक्षा की ये क्रियाएं नाड़ी संस्थान व मांसपेशीय संस्थान के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अवसर देती हैं। खेलों की विभिन्न स्थितियों में हमारा नाड़ी संस्थान व मांसपेशीय संस्थान विकसित होता है। अच्छा नाड़ी संस्थान शारीरिक क्रियाओं की थकान दूर करने में क्या करता है? सहायता करता है। यदि हमारा नाड़ी संस्थान यानी दोस्तों न्यूरोमस्कुलर जो है और मस्कुलर सिस्टम अच्छा होगा तो हमारी फिजिकल एनर्जी का उचित प्रयोग होगा। शारीरिक क्रियाएं करने में हमारा रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। ठीक है, शारीरिक क्रियाएं करने में हमारा रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। शारीरिक क्रियाएं हमारे शरीर को उचित गति देती हैं। अब यहाँ दोस्तों कम नहीं क्या हो जाएगा? अधिक हो जाता है। क्या? अधिक हो जाता है। इस तरह शारीरिक क्रियाओं नाड़ी संस्थान व मांसपेशियों संस्थान में कुशल बनाता है। इस तरह क्रियाओं द्वारा नाड़ी संस्थान व मांसपेशीय संस्थान कैसा हो जाता है दोस्तों? कुशल एवं मजबूत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का भावनात्मक या संवेगात्मक विकास करना भी होता है। व्यक्ति में अनेक भावनाएं या संवेग होते हैं। व्यक्ति में क्या होता है दोस्तों? अनेक इमोशंस होते हैं, सेंस होते हैं, जैसे खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, डर, दुख, क्रोध, आश्चर्य, कामुकता तथा एकाकीपन आदि। इस संवेगों के ऊपर यदि व्यक्ति का उचित नियंत्रण ना हो तो वह असामान्य व अनियंत्रित हो जाता है। संवेग व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनकी अधिकता क्या होती है? खराब होती है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम इन इमोशंस को भी विकसित करते हैं तथा इनके ऊपर कंट्रोल करना भी सिखाते हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में भाग लेकर व्यक्ति इमोशंस पर नियंत्रण करने लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य का विकास करना भी है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करती है। शारीरिक रोगों से बचाव की शिक्षा भी प्रदान करती है। इसके साथ साथ ही मनोरंजन के लिए भी अनेक कार्यक्रम होते हैं और आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम चिंता, दबाव व तनाव को काफ़ी सीमा तक कम करते हैं ताकि व्यक्तियों को उन्नत किया जा सके। यानी व्यक्तियों को कैसा परफेक्ट किया
जा सके। अब हम दोस्तों, ये तो था हमारा शारीरिक शिक्षा की अवधारणाएं और उसके विकास के बारे में। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास किस तरह हुआ। तो आइए समझते हैं। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने विभिन्न पहलुओं आयामों में सुधार किया। विभिन्न पहलुओं और आयामों में सुधार किया। भारत ने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं, शारीरिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। सन 1948 में भारत सरकार ने ताराचंद कमेटी का गठन किया और इसके साथ साथ यह समिति केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संस्थान तथा भारत में खेलकूद के मानकों में सुधार की सिफारिश करती है। 1948 में स्कूलों और कॉलेज में एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प और सहायक कैडेट कॉर्प यानी एसीसी की शुरुआत की गई। दोस्तों, एसीसी की शुरुआत 1952 में की गई थी। केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और सलाहकार बोर्ड, क्या यानी दोस्तों जो हमारा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और फिजिकल एजुकेशन, इसकी क्या हुआ दोस्तों, स्थापना जो है 1950 में हुई, भारत सरकार द्वारा की गई। भारत के इस बोर्ड ने भारत में शारीरिक शिक्षा विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सलाह दी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करना था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ दोस्तों, भारतीय युवाओं को प्रेरणा प्रदान करने के लिए 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। उसके बाद 1953 में भारत के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के लिए एक कोचिंग योजना शुरू की गई थी। यानी दोस्तों तत्कालीन उस समय स्वास्थ्य मंत्री जो थी हमारी राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा खेलों के लिए एक कोचिंग योजना शुरू की गई दोस्तों, और इसे राजकुमारी कोचिंग योजना के नाम से जाना जाता है। और ये राजकुमारी जो थी दोस्तों, ये टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी थी। इस योजना का उद्देश्य एथलीटों और खिलाड़ियों के लिए को अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करना था। इस योजना के तहत ही दोस्तों हमारे सुप्रसिद्ध हॉकी के प्लेयर मेजर ध्यानचंद और राम सिंह जो 64 और 68 के 1960 रोम, 1964 जापान, इन ओलंपिक में इन्होंने राम सिंह ने 800 मीटर की रेस में भाग लिया कर रहे थे। इसलिए इस योजना को व्यापक उद्देश्य प्राप्त हुआ। इस योजना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय खेल संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी दोस्तों NIS की स्थापना मोतीबाग पटियाला में हुई थी और इससे महाराजा भूपेंद्र सिंह ने क्या किया था दोस्तों, दान में दे दिया था। किस लिए दोस्तों, NIS स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों सन 1954 के बारे में। 1954 में आपको दोस्तों याद रखना है नासा वर्ड। यहाँ ये 4 संस्थाओं का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, 4 संस्थानों का निर्माण हुआ दोस्तों, इनको आप याद रख सकते हैं नासा से। सर्वप्रथम बात करते हैं 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य सरकार और राष्ट्रीय खेल संघ यानी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बीच वित्तीय मामलों में सहायता। वित्तीय मामले दोस्तों यानी जो धन का लेन देन है उसमें सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क करना था। सन 1954 में NDS यानी नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की
स्थापना भी खेलों के प्रचार को नियमित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ठीक है, खेलों को प्रचार करना मुख्य उद्देश्य था। सन 1900 यानी 1957 भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की और शारीरिक शिक्षा का पहला कॉलेज स्थापित किया। इससे दोस्तों 1973 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का 73 में नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर दिया गया, LNCPE कर दिया। पहले ये दोस्तों LCPE था और 1973 में से LNCPE कर दिया गया और इसका मतलब होता है दोस्तों लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, इसे स्पोर्ट्स का मक्का भी कहा जाता है और सर्वप्रथम दोस्तों स्पोर्ट्स में डिग्री देने का कार्य इसी कॉलेज से प्रारंभ हुआ था। अब हम इसके इतिहास के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों 73 में नाम बदला और 82 में इसे ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा मिल गया। उसके बाद 1995 में LNCP को केंद्र सरकार से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। अब इसे LNIP के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सन 1958 में खेल एवं युवा 2008 में दोस्तों इसे पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिल गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की क्या किया गया दोस्तों, स्थापना की गई। इसे भारत में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। सन 1959 में शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों क्या किया, भारत के लोगों के पुष्टि के स्तर यानी लेवल ऑफ फिटनेस का मूल्यांकन करने के लिए क्या किया, मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा अभियान यानी दोस्तों नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव्स को क्या किया, शुरू कर दिया। क्या कर दिया, ड्राइव्स को शुरू कर दिया। और 1900 दोस्तों नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना 1965 में हुई और इसका उद्देश्य युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना था। और नेशनल फिटनेस कोर में दोस्तों हमारी NCC और ACC ये सारी जो हैं योजनाओं को मर्ज कर दिया गया। क्या मर्ज कर दिया गया, यानी इनको सबको मिला के नेशनल फिटनेस कोर बना दी गई। और इसी में ही राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग को दोस्तों किस में मिला दिया गया, उसे LNIP में मिला दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना 1965 में हुई। उद्देश्य युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना था। सन 1970-71 में दोस्तों ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं योजनाओं का आरंभ हुई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेलों में शामिल करना था और विभिन्न खेलों में उनकी प्राकृतिक प्रतिभा का पता लगाना था। यानी दोस्तों उस खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना 70-71 में शुरू की गई दोस्तों। क्या और इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को बढ़ावा देना था। यानी दोस्तों जो स्पोर्ट्स का अच्छा खिलाड़ी होता था उसे गांव से ले जाकर उसे प्रशिक्षण दिया जाता था और इसके साथ साथ ही उसे कोचिंग का भी क्या किया था, प्रबंध किया जाता था। और सन 1975 में दोस्तों महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप शुरू की गई। यानी दोस्तों
स्पोर्ट्स वुमेन स्पोर्ट्स फेडरेशन का क्या किया गया, स्थापना की गई। दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया 1982 में। 9वें एशियाई खेलों की शुरुआत से पहले सन 1982 में खेल और युवा मामलों का एक मंत्रालय अलग से स्थापित किया गया और इसी वर्ष दोस्तों दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया और इन खेलों ने बुनियादी ढांचे और खेल सुविधाओं में भारी बढ़ावा दिया। यानी दोस्तों जब 1982 के खेल दिल्ली में हुए तब भारत को लगा कि हमारे भारत में कई सारे नियम्स, रूल्स, रेगुलेशन, संस्थान, उनमें बदलाव करने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों फिर खेल सुविधाओं में भारी बढ़ावा दे दिया गया। इसके लिए और इसका रख रखाव रखने के लिए दोस्तों सन 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कई बार इसे दोस्तों विद डेट भी पूछा जाता है, तो ये हमारी डेट होती है 25 जनवरी इन 1984, यानी 25 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना हुई। शारीरिक शिक्षा, खेल, साहसिक खेल और अन्य युवा विकास कार्यक्रमों में सभी मदों यानी आइटम्स की देखभाल के लिए की गई थी। यानी दोस्तों जो रख रखाव था उसके लिए इसकी स्थापना की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण के 2 उद्देश्य हैं। कौन से हैं? एक तो है खेलों को बढ़ावा देना तथा दूसरा है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना। दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण छात्रवृत्ति और कोचिंग देकर, भारतीय खेल प्राधिकरण जो है दोस्तों वो क्या कहती है, एथलीटों को छात्रवृत्ति और कोचिंग देकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक राज्य में खेल छात्रावास स्थापित करने के लिए आगे आया। क्या किया दोस्तों? आगे आया। सन 1984 में देश में खेलों के स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति तैयार की गई, यानी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी NSP तैयार की गई दोस्तों सन 1984 में। सन 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई और इसकी स्थापना शिक्षा के क्षेत्रों में मानव क्षमता के विकास के प्रयासों को एकीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी। ओके दोस्तों, क्या किया गया था? एकीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी। अब हम देखते हैं दोस्तों सन 1987 में लोगों के बीच खेलों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यानी दोस्तों सिनैप्स का जो है दोस्तों 1987 में क्या कर दिया गया? साई में विलय कर दिया गया, यानी साई में इसे क्या किया गया दोस्तों? मिला लिया गया। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं सन 1988 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है दोस्तों, एंड ट्रेनिंग NCERT ने दोस्तों स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया और उसके बाद 2000 में NCERT ने स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों में मुख्य विषयों में दोस्तों क्या किया? स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। किसने दोस्तों? NCERT ने। कब कर लिया दोस्तों? सन 2000 में। कितने? सन 2000 में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 2001 क्या? सन 2001 में केंद्रीय सरकार ने खेल व्यापक आधार और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्य के साथ क्या किया? दोहरे उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय
खेल नीति की शुरुआत की? 2001 में दोस्तों एनएसपी और इसके साथ साथ ही 2018 में सीबीएसई दोस्तों सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या किया? शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में मेन स्ट्रीमिंग शारीरिक शिक्षा के रूप में 9 से 12वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना दिया। क्या किया दोस्तों? अनिवार्य विषय बना दिया। सन 2017 और 18 में खेल और युवा मामलों में मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रतिभा खोज और विकास तथा खेल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन यानी अपग्रेडेशन आदि के लिए की गई थी दोस्तों। क्या किया गया था? अपग्रेडेशन के लिए की गई थी। और इसके साथ साथ ही जो खेलो इंडिया कार्यक्रम दोस्तों खेल और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया? खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इस कार्यक्रम की उद्देश्य जो था प्रतिभा खोज और विकास, खेल के बुनियादी यानी दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर को अपग्रेड करना था। इस उद्देश्य से 2018 में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसको शुरुआत करने वाले थे राज्यवर्धन राठौर और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद सन 2019 में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी खेलों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया? नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। क्या किया गया दोस्तों? 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट्स की शुरुआत की गई। ये आपको याद रखना है। सन 2020 में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना दोस्तों शुरू की गई, लेकिन इसकी शुरुआत तो दोस्तों कब शुरू हो गई थी? इसकी शुरुआत तो दोस्तों सितंबर 2014 में ही शुरू हो गई थी और इसको शुरू किया था युवा मामले व खेल मंत्रालय ने। और इसका उद्देश्य था विदेशी प्रशिक्षण के द्वारा भारतीय खिलाड़ियों को कोचेस को सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, इसका लक्ष्य ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए भविष्य के पदक के दावेदार यानी जो ऐसे एथलीट जो भविष्य में पदक ला सकते हैं उनको विकसित करना और तैयार करना भी इसका उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य था और इसका फुल नाम था टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्या इसमें दोस्तों खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए दोस्तों उन्हें कोचिंग के लिए उन्हें पैसे और धनराशि प्रदान की जाती थी। अब हम देखते हैं खेलों में बदलती प्रवृत्तियां, रुझान, खेलों की सतह, पहनने योग्य गियर और खेल उपकरण, तकनीक, प्रगति। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने आधुनिक भारत का शारीरिक शिक्षा में बदलते इतिहास के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली। अब हम मेन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। खेल का संसार वर्षों से निरंतर बदलता रहा है। खेल के क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन ने विभिन्न खेलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। खेल के क्षेत्र में नए तकनीकी परिवर्तनों ने पिछले 40 वर्षों में खेल प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया है। अनुसंधान या शोध साहित्य से पता चला है कि पिछली शताब्दी के दौरान दौड़ने की सतह में साधारण परिवर्तन और स्टार्टिंग ब्लॉक्स के उपयोग ने ओलंपिक में दौड़ने के समय में कैसी क्रांति ला दी है। आजकल तकनीकी प्रगति खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने में सहायता कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप खिलाड़ी कार्यों को तेज तथा सरल बना सकते हैं।
दक्षता में सुधार कर सकते हैं, अधिक डाटा दे सकते हैं तथा उन चीज़ों को करना संभव बना सकते हैं जो पहले असंभव थी। खेल वैज्ञानिकों ने एथलीटों को उनके खेल प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर करने में मदद करने के लिए तकनीक का उपयोग करने के लिए विभिन्न तरीकों की क्या किया है, विभिन्न तरीकों को खोज निकाला है और इन तरीकों में से प्रत्येक में एथलीटों को देने के लिए कुछ अलग है। जैसे प्रदर्शन डेटा, स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी, गति या शक्ति में बढ़ोतरी करने व कई अन्य उपयोगी पहलू खेल कूद के क्षेत्र में और अनेक प्रौद्योगिकी प्रगति उपलब्ध हैं, जैसे खेल अनुवांशिकी यानी स्पोर्ट्स जेनेटिक्स, वीडियो तकनीकी, व्यक्तिगत डेटा विश्लेषण, हाइड्रोडायनेमिक्स, श्वसन संबंधी जांच, टीम प्रदर्शन विश्लेषण, निद्रा संबंधी जांच, आभासी वास्तविकता और चोटों से बचाव, स्मार्ट कपड़े, जीव यांत्रिकी प्रौद्योगिकी, पहनने योग्य गियर्स, खेल उपकरण, खेलने की सतह व अन्य तकनीक प्रगति। खेलों में कुछ तकनीकी प्रगति नीचे बताई गई हैं दोस्तों, और जो खेलों प्रदर्शन को बेहतर बनाने में क्या हैं, लाभदायक हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्लेइंग सरफेस। प्लेइंग सरफेस दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ एथलेटिक्स खेलों में भाग लेते हैं। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक सतहें होती हैं जहाँ एथलेटिक्स खिलाड़ी लोग जो हैं भाग लेते हैं, जहाँ प्राकृतिक घास की जो सतह होती हैं, लकड़ी की या एस्फॉल्ट की या सीमेंट की या कृत्रिम घास की या रबर की, पीवीसी या पॉलीमेरिक की, सिंथेटिक की, स्पॉन्ज या सिंडर आदि की दोस्तों क्या होती हैं, इस प्रकार की खेल सतहें जो हैं सरफेस होते हैं। एथलीट खिलाड़ियों को सुरक्षा, लचीलापन व संरक्षण प्रदान करती हैं, यानी सुरक्षा प्रदान करती हैं। आजकल तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप ट्रैक, फेंकने व कूदने वाले इवेंट्स में दौड़ दोस्तों यानी रनवे, जिम्नास्टिक, टेनिस कोर्ट्स, बहुउद्देशीय कोर्ट्स उपयुक्त पदार्थों, सामग्रियों से आच्छादित या ढके हुए होते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने खेल कूद के क्षेत्र में क्या किया दोस्तों, एक नाटक की तरह परिवर्तन किया है। नए व आधुनिक पदार्थों, सामग्रियों के विकास ने खेलों को कुशल तथा काफ़ी सीमा तक चोट रहित क्या किया है दोस्तों, चोट रहित बना दिया है। चोट रहित बना दिया है दोस्तों, क्या कर दिया है, चोट रहित बना दिया है। अब हम देखते हैं इसने खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को भी बेहतर करने में काफ़ी मदद की है। इसके साथ साथ ही मुख्य रूप से कृत्रिम सतहों यानी दोस्तों आर्टिफिशियल जो सरफेस हैं पर चोट लगने की काफ़ी कम संभावनाएं होती हैं। ये सतहें एथलीट्स को मनोवैज्ञानिक रूप से शक्तिशाली बनाती हैं, यानी दोस्तों उन्हें इस बात का मन में कोई भी डर ही नहीं रहता कि हम गिर गए तो हम क्या हो जाएंगे, चोटिल हो जाएंगे। दोस्तों चोटों की संभावनाओं को क्या किया है, कम कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चोटों की संभावनाओं को क्या किया है, कम कर दिया है। इसके साथ साथ ही ये सतहें एथलीट्स को मनोवैज्ञानिक रूप से क्या करती हैं, मजबूत बना देती हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों ये उन्हें पूरी क्षमता के साथ निडर होकर खेलने की ओर अग्रसर करती हैं। अधिकतर स्थानों पर कृत्रिम सतहें आमतौर पर पाई जाती हैं। खेल प्रदर्शन में कुछ पहलू जैसे गति कृत्रिम सतहों पर कहीं अधिक बेहतर प्रतीत होते हैं। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि सभी खेलकूद एथलीट खिलाड़ियों के लिए शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होते हैं और किसी भी अन्य शारीरिक गतिविधि क्रिया की तरह चोटें हमेशा चिंता का विषय होती हैं।
इसलिए खेल की चोटों से बचने के लिए सही प्रकार की खेल सतहें सबसे प्रभावी तरीके होते हैं। खेल की सतहें जो हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है जो खेल प्रदर्शन से संबंधित हो सकती हैं, वह है कम ऊर्जा का उपयोग करके। क्या? कम ऊर्जा का उपयोग करके और अच्छा आउटपुट देना। खेल सतहें शरीर और खेल सतह के बीच उपयुक्त शॉक यानी एज बार बार प्रदान करके कुशलता या दक्षता के साथ साथ टखनों और घुटनों के जीवन को बढ़ाती हैं। टखनों और घुटनों के जीवन को क्या कहती हैं दोस्तों? बढ़ाती हैं। अब हम देखते हैं कि दोस्तों पहनने योग्य गियर्स तथा उपकरण क्या? पहनने योग्य जो गियर्स तथा उपकरण क्या होते हैं? पहनने योग्य तकनीकी को पहनने योग्य गियर्स के रूप में भी जाना जाता है। यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की एक श्रेणी है जिसे एक्सेसरीज के रूप में पहना जा सकता है। पहनने वाले कपड़ों को जड़ा जा सकता है, उपयोग करने वालों के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। ये त्वचा पर टैटू भी किया जा सकता है। त्वचा पर टैटू भी किया जा सकता है। खेल कूद के क्षेत्र में पहनने योग्य गियर्स का उपयोग करके एथलीट प्रशिक्षण, खेल प्रदर्शन, हृदय गति, श्वसन दर और चोट के बाद रिकवरी आदि की निगरानी के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए ऐसे अनेक पहनने योग्य गियर्स हैं जैसे रिस्ट बैंड, स्मार्ट घड़ियाँ, स्मार्ट चश्मा, शरीर पर लगाए जाने वाले सेंसर्स क्या यानी बॉडी माउंटेड सेंसर्स, फिटनेस ट्रैकर्स दोस्तों, और इसके साथ साथ ही स्मार्ट कपड़े क्या? स्मार्ट कपड़े, स्मार्ट हेलमेट और ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट आदि। इन पहनने योग्य गियर्स का उपयोग करके वास्तविक समय के आधार पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। इन पहनने से दोस्तों योग्य गियर्स में गति युक्त सेंसर्स होते हैं और इन्हें पहनने योग्य गियर्स में गति युक्त सेंसर होते हैं जो आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधि का स्नैपशॉट लेते हैं और ये उपकरण कदमों की गणना, कैलोरीज का खर्च और दौड़ने की कुल दूरी आदि की जानकारी प्रदान करते हैं। पहनने योग्य गियर्स तथा या पहनने संबंधी तकनीक चोट लगने की संभावनाओं को कम करने में भी मदद करती हैं। पहनने योग्य गियर्स एथलीट खिलाड़ियों को खेल पर ध्यान केंद्रित करने और प्रशिक्षण या प्रतियोगिताओं के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में चिंता न करने के लिए भी सक्षम बनाते हैं। क्या कहते हैं? सक्षम बनाते हैं। और पहनने योग्य गियर्स व उपकरण का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। जैसे स्मार्ट ग्लासेस ये क्या होते हैं दोस्तों? स्मार्ट चश्मे छोटे कंप्यूटरों के साथ आते हैं जो सूचनाओं को संसाधित करते हैं और वास्तविक समय में परिणाम प्रदर्शित करते हैं। वह एथलीट जो स्मार्ट चश्मे का उपयोग करता है वह दोस्तों क्या करता है? केवल वही इस सूचना को देख सकता है। वो क्या करता है दोस्तों? वही इस सूचना को देख सकता है। जो खिलाड़ी चश्मा पहनता है दोस्तों वही क्या करेगा? इस सूचना को देख सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है? देख सकता है। आमतौर पर ये स्मार्ट चश्मे ब्लूटूथ के माध्यम से आपके स्मार्टफोन से जुड़े होते हैं और इसलिए इनकमिंग कॉल्स, जीपीएस, नेविगेशन आदि प्रदान करते हैं। ये चश्मे एथलीटों को फोटो या वीडियो द्वारा अपने आसपास की हर चीज़ को कैप्चर या पकड़ने की क्या कहते हैं? सुविधा प्रदान करते हैं। स्मार्ट क्लोथिंग जो दोस्तों स्मार्ट कपड़े होते हैं, स्मार्ट कपड़े सेंसर के साथ आते हैं जो एथलीट्स के बारे में मैट्रिक्स को मापते हैं। मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं दोस्तों? ये मैट्रिक्स को माप देते हैं क्या? और अगर वह गलत है या मानक से बाहर है तो सूचनाएं भेज देते हैं। और जैकेट के रूप में ये पहनने योग्य कपड़ा
सड़क पर होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स के समय पर दिशा निर्देश प्राप्त करने में भी क्या करता है, मदद करता है। तैराकों द्वारा स्विमिंग सूट, स्विमिंग कैप और स्विमिंग गोगल्स के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये स्मार्ट कपड़े वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, यानी दोस्तों इनमें पानी नहीं जा सकता, इन्हें चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती और तैराक को अपनी तैराकी गतिविधि को पूरी तरह से हाथों से मुक्त ट्रैक करने का अवसर प्रदान करते हैं। जब तक तैराक कपड़े पहनकर तैरना शुरू करते हैं तो उन्हें स्विम ट्रैकर को सक्रिय करने या शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑटोमेटिक रूप से काम करने लगता है। तैराकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्मार्ट कपड़े खिंचाव बल, ड्रैग फोर्स को कम करते हैं तथा तैराक के शरीर के चारों ओर पानी के प्रवाह के तरीके को अनुकूलित करते हैं। अंत में स्मार्ट कपड़े खेल प्रदर्शन को बढ़ाने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं स्मार्ट ईयरफोन्स। स्मार्ट ईयरफोन्स दोस्तों, कुछ स्मार्ट ईयरफोन्स का उद्देश्य अपने दैनिक तनाव के स्तर को कम करना और गहरी निद्रा लेने में भी मदद करता है। आप जल्दी सो सकते हो और रात में बेहतर सो सकते हैं। स्मार्ट हेलमेट्स क्या करते हैं, ये अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट पहनना जहां इसकी आवश्यकता होती है। आपको ये एक निश्चित स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। एक स्मार्ट हेलमेट आपकी राइडिंग के अनुभव को बढ़ा सकता है और आपकी राइडिंग को ना केवल सुरक्षित राइडिंग में दोस्तों सवारी, चाहे आप बाइकिंग करें या कार की रेसिंग करें, अधिक आरामदायक भी बना सकता है। यदि आप इसे राइडिंग वाले इवेंट्स में उपयोग करते हैं जहां दोस्तों या साइकिलिंग करें आप, ये हेलमेट अपनी शक्तिशाली रोशनी के कारण सड़क पर आपको आगे और पीछे स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है और इसके साथ साथ ही दोस्तों ये मौसम की स्थिति का भी पता लगा सकता है। ये भी जल प्रतिरोधी होता है, यानी बारिश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम बात करते हैं माउथ गार्ड्स मुंह, दांत, जीभ को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनका अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, खेलों में, संपर्क वाले खेलों में, ठीक है, जैसे वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स और हॉकी आदि खेलों में किया जाता है। आजकल माउथ गार्ड्स का प्रयोग सिफारिश गैर स्पर्धी खेलों में भी की जाती है, जिससे हमारा मुंह का जबड़ा, जीभ, दांत सभी क्या होता है, सुरक्षित रहते हैं। हेलमेट्स का प्रयोग विभिन्न खेलों जैसे फुटबॉल, हॉकी, स्काइकिंग और बेसबॉल, क्रिकेट आदि में भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हेलमेट्स हमारे सिरों को चोटग्रस्त होने से बचाते हैं। सिर की चोट प्राय बहुत ही घातक होती है। इनकी रिकवरी भी क्या होती है दोस्तों, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमारे सिर में दोस्तों क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारी कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम दोस्तों, राइबोसोम नहीं दोस्तों, सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, पैड्स हमारे शरीर के अलग अलग भागों के लिए अलग अलग प्रकार के पैड्स होते हैं, जैसे ठोड़ी, कोहनी, घुटने, कलाई, कांधों व छाती के लिए पैड। शरीर के इन भागों को चोटग्रस्त होने से बचाने के लिए इनका प्रयोग कैसा है दोस्तों, अति आवश्यक है। पैड्स का प्रयोग करना दोस्तों अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं आई शील्ड का प्रयोग दोस्तों, हमारे आँखें जो हैं, हमारी आँखें हमारे शरीर की सबसे अधिक संवेदनशील अंग होती हैं। आँख में चोट लगने या अस्थायी अंधापन हो सकता है, इसलिए आँखों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये आई शील्ड पॉलीकार्बोनेट से बने होते हैं
और इनमें उच्च प्रभाव वाला प्रतिरोध होता है। ये आइस शील्ड का अधिकतर प्रयोग दोस्तों आइस हॉकी, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, स्कीइंग आदि खेलों में किया जाता है और आंखों को ये क्या करते हैं, सुरक्षित रखती हैं क्या, सुरक्षित रखती हैं दोस्तों क्या। अब देखते हैं हम सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव कप्स दोस्तों, यानी कप्स जो होते हैं, जो कप होते हैं दोस्तों, जो पहने जाते हैं फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल व सॉकर आदि अंडकोशों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक कप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अंडकोशों को कवर कर दिया जाता है जिससे बॉल है या फिर टकराने से कोई अंग है, कोहनी है, लग जाने पर क्या होता है, अंडकोश हमारे सुरक्षित रहते हैं। कलाई, कोहनी, घुटना व शिन गार्ड्स, रिस्ट, एल्बो, नी एंड शिन गार्ड्स। ऐसे खेलों में जहां आपको गिरने का खतरा सबसे अधिक होता है, उन खेलों में हमारी अस्थियों को फ्रैक्चर से बचने के लिए ऐसे गार्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जहां दोस्तों गार्ड्स पहनना अत्यधिक उचित होता है क्योंकि ये गंभीर चोटों की संभावना को क्या करते हैं, गार्ड्स का प्रयोग अपने आकार के अनुसार करना चाहिए, क्या अपने आकार के अनुसार करना चाहिए। अब हम देखते हैं दोस्तों फुटवियर खिलाड़ियों को सुरक्षा के लिए फुटवियर भी क्या होता है, अति आवश्यक होते हैं। अच्छी सुरक्षा वाले जूते जो होते हैं फुटवियर होते हैं दोस्तों। अच्छी सुरक्षा वाले जो जूते होते हैं वो क्या करते हैं, एथलीटों को अपने पैरों की ट्रैपिंग, गिरने या मुड़ने से रोकते हैं। अनेक विभिन्न खेल जैसे फुटबॉल, सॉफ्टबॉल व बेसबॉल में क्लीट्स के प्रयोग की आवश्यकता होती है और अन्य खेलों में अलग अलग प्रकार के जूतों की आवश्यकता होती है। जैसे आपका फुटवियर कैसा हो दोस्तों, थोड़ा गर्म होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका जूता सही साइज का होना चाहिए। इसलिए आप फिटिंग के साथ सही उपकरण पहनने से निश्चित रूप से एथलीट्स के चोटग्रस्त होने की संभावना कम हो जाती है। स्मार्ट सॉक्स यानी दोस्तों स्मार्ट जुर्राबें। स्मार्ट मोजे के निचली तरफ 3 सेंसर्स सिले होते हैं। स्मार्ट मोजे बाएं और दाएं लगे होते हैं। ये लेवल के अनुसार ही पहने जाते हैं दोस्तों और प्रत्येक मोजा अपने पैर के प्रदर्शन के व्यक्तिगत रूप से ट्रैक करता है। मोजे के शीर्ष ब्लूटूथ ब्रेसलेट को आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है और फिर ये आपके पैरों की लीडिंग ताल, जिस गति से आप दौड़ते हैं अर्थात पेस, जितनी कैलोरी खर्च होती है, तय की गई दूरी, गति दौड़ने के दौरान कुल स्टेप्स व विश्लेषण क्या करता है, एकत्रित करता है, उससे डाटा को सेव करता है। टेनिस रैकेट्स। पहले लकड़ी के रैकेट्स का प्रयोग किया जाता था और इसके बाद धातु के रैकेट का प्रयोग होने लगा और जिससे रैकेट का जीवन काल बढ़ गया। इसके बाद ग्रेफाइट वाले रैकेट ने इनका स्थान ले लिया और दोस्तों ये काफ़ी हल्के हैं। ये रैकेट खेल प्रदर्शन को बढ़ाने में भी सहायक हैं। इस प्रकार दोस्तों ऐसे गियर व उपकरण पहनने का मुख्य लक्ष्य अभ्यास व प्रतियोगिता के दौरान आपको सुरक्षित रखना होता है क्योंकि खेल में चोटें जो हैं किसी को भी तथा कभी भी लग सकती हैं। एथलीट पहनने योग्य गियर्स की मदद से स्वास्थ्य एवं पुष्टि से संबंधित डाटा ट्रैक करके खेल प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं तथा चोटों से बचाव के लिए खेल क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। खेल अधिकारी भी निर्णय की सटीकता को सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ देखते हैं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, यानी तकनीकी के रूप से हम कौन कौन से एडवांस ले सकते हैं। सेंसर्स का उपयोग करके हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, हार्ट रेट वगैरह पर क्या कर सकते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही तत्काल रिप्ले यानी इंस्टेंस रिप्ले जो होता है दोस्तों किसी भी विवाद को कम करता है
और अपने जो डाटा है उसको निश्चित करके दिखा सकता है। खेल उपकरण के द्वारा दोस्तों हमारा खेल क्या हो जाता है, इजी और आसान हो जाता है। डिजिटल मीडिया का प्रयोग करके दोस्तों हम उचित समय और इसके साथ साथ ही अपने एक्शंस को देखकर क्या कर सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं। अब दोस्तों आया हमारा इंजरी प्रिवेंट एंड रिहेबिलिटेशन। आज के बदलती तकनीक के आधार पर दोस्तों चोटों की जो रिहेबिलिटेशन है उसको क्या कर सकते हैं, सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग करके उसे कम कर सकते हैं। अगर लग भी जाती है दोस्तों तो जल्दी से क्या हो जाता है, पुनर्वास कर दिया जाता है। अब बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, खेल प्रदर्शन को आज के युग में दोस्तों लगातार बढ़ाया जा रहा है। रेडियो आवृत्ति पहचान, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन दोस्तों, इससे हार्ट रेट वगैरह को कलाई पे या जूतों में रखने पर, सेंसर लगाने पर क्या होता है दोस्तों, इसमें हार्ट रेट वगैरह का डाटा आराम से आपको मिल सकता है। और अब हम देखते हैं शारीरिक शिक्षा में कैरियर विकल्प, यानी शारीरिक शिक्षा में दोस्तों हमारे कौन कौन से करियर होते हैं जिन्हें हम अपना करियर जो है बना सकते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं दोस्तों शारीरिक शिक्षा में टीचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, इसके साथ साथ ही ट्रेनर बन सकते हैं और कोचेस भी बन सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल के क्या आप जो है टीचर बन सकते हैं, क्या प्राइमरी विद्यालयों के भी आप टीचर बन सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय में भी आप क्या कर सकते हैं, CBSE जैसे स्कूल में आप 6ठी 7वीं 8वीं कक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। उच्च हाई स्कूल में भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल्स का कार्य संभाल सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप क्या कर सकते हैं, शारीरिक शिक्षा क्या है, इसमें शारीरिक शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं और इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। महाविद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप PhD करके दोस्तों प्रोफेसर के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, BPEd का सर्टिफिकेट होना चाहिए या BSc होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और इसके साथ साथ ही MA फिजिकल एजुकेशन या MPEd या MPhilAd होना चाहिए, क्या MPhilAd होना चाहिए। शिक्षा में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी महाविद्यालयों से होता है, इसके साथ साथ ही आप MPEd, MA, MPhil या नेट क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा कोचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन के रूप में आप कोच के रूप में भी कार्य कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही आप हेल्थ रिलेटेड कैरियर, अब ये तो हमारा हो गया शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण में कैरियर हो गया। इसके साथ साथ ही अब हमारा हेल्थ में हम कौन कौन से कैरियर बना सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, हम स्क्वैश, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल्स, वायरफुल, सोनास, स्टीम रूम्स और मालिश, ये दोस्तों आदि क्या होती है, स्पोर्ट्स PTI द्वारा या स्पोर्ट्स के द्वारा प्रदान की जाती हैं। अब प्रशासन संबंधी करियर भी बना सकते हैं, जहां हम शारीरिक शिक्षा विभाग में क्या कर सकते हैं, सीनियर बनकर, चेयरमैन बनकर उसकी जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। खेल विभाग, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाकर दोस्तों हम सुविधाओं को जांच परख करना, ये आदि कार्य कर सकते हैं। औद्योगिक मनोरंजन, इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन में भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, मनोरंजन टीचर के रूप में कार्य कर सकते हैं। खेल सुविधाओं का प्रबंधन, स्पोर्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी हम अपना करियर बना सकते हैं। उपलब्ध प्रदर्शन या प्रदर्शन से संबंधित करियर,
दोस्तों अब हम प्रदर्शन से संबंधित करियर के रूप में क्या करेंगे दोस्तों, एक खिलाड़ी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही ठीक है, इसके साथ साथ ही एज ऑफिशियल यानी दोस्तों एक ऑफिशियल के रूप में भी हम क्या कार्य कर सकते हैं। संचार के माध्यमों से करियर, संचार के माध्यमों से हम करियर बना सकते हैं। खेल पत्रकारिता यानी स्पोर्ट जर्नलिज्म के बारे में भी हम कार्य कर सकते हैं या कहानियाँ लिख सकते हैं, किसी खिलाड़ी के उसके ऊपर किताब लिख सकते हैं। पुस्तक लेखन, हम पुस्तक लेखन में दोस्तों जीव यांत्रिक, खेल मनोवैज्ञानिक, दर्शन शास्त्र और खेल शिक्षा शास्त्र, क्रिया विज्ञान से संबंधित आदि कई पुस्तकें में खोज करके दोस्तों हम नया नया बुक्स लिख सकते हैं। फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, होने वाले इवेंट्स के बारे में, बायोमैकेनिक्स का कहाँ पर प्रॉफिट लेना है फोटोग्राफी के द्वारा पता लगा सकते हैं। इसके बाद पब्लिक पब्लिशिंग, क्या दोस्तों पुस्तकों को पब्लिश करके भी हम अपना करियर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग यानी दोस्तों खेल प्रशासन का खेल प्रसारण का कार्य करके भी दोस्तों हम अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ ही हम बिक्री यानी कला मार्केटिंग कार्य भी कर सकते हैं। मार्केटिंग में सेल्समैन के दोस्तों जैसे प्रोडक्ट्स को बेचना, स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेचना और उन्हें रिपेयर करने का आदि कार्य कर सकते हैं। खेल उद्योग, क्या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी हम क्या कर सकते हैं, मानक बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, निष्कर्ष क्या दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि अनेक करियर विकल्पों का वर्णन किया गया, लेकिन शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अब भी अनेक करियर्स हैं दोस्तों, और करियर्स बहुत सारे करियर्स हैं, उस करियर और अपना आप करियर बना सकते हैं। ठीक है, सीमित नहीं है ये कई, और इन्होंने कहा है, लैम्बर्ट का कथन है कि शारीरिक शिक्षा की एक परिभाषा किसी क्षितिज को सीमित कर सकती है या फैलाव कर सकती है। यदि हम शारीरिक शिक्षा को पब्लिक स्कूलों में, खेलों में, नृत्य व व्यायाम के शिक्षण में परिभाषित करते हैं तो ये कार्य करने के अवसरों को सीमित कर देती है। इसके विपरीत यदि हम शारीरिक शिक्षा को मानव गति विज्ञान एवं कला के रूप में परिभाषित करते हैं तो ये हमारे सामने अनेक करियर्स के द्वार खोल देती है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक करियर्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स, खेल चिकित्सा शास्त्र, खेल पोषण, खेल समाजशास्त्र, खेल मनोविज्ञान और खेल इतिहास व गामक व गत्यात्मक सीखना आदि सृजित किए जा सकते हैं। अब हम दोस्तों बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक खेलो इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, खेलो इंडिया कार्यक्रम आपको पता होगा कि ये दोस्तों 2018 में शुरू किया गया था और इसको शुरू करने का श्रेय जाता है हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौर और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, यह एक कठिन तथ्य है कि किसी के जीवन में खेल और पुष्टि का महत्व मूल्य होता है। खेलों का नियमित अभ्यास टीम भावना को मन में बैठा देता है तथा रणनीतिक विश्लेषणात्मक सोच, नेतृत्व कौशल संबंधी लक्ष्य के निर्धारण तथा जोखिम लेने की प्रवृत्ति को विकसित करता है। वास्तव में एक उद्देश्य एवं पुष्टि व्यक्ति सामान्य रूप से स्वस्थ, समान तथा शक्तिशाली राष्ट्र को अग्रसर कर सकता है। इसी कारण कहा जाता है कि खेल कूद हमारे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत क्या दोस्तों मूल्यवान है। और इसके साथ साथ ही पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमने खेल कूद के क्षेत्र में नियमित प्रगति की है।
यही समय युवा प्रतिभा को खेलों की ओर प्रेरित करने या जागृत करने, उच्च स्तर का आधारभूत ढांचा तथा खेल प्रशिक्षण प्रदान करने का उचित समय है। बच्चों के बीच खेलों में भागीदारी की शक्तिशाली दृढ़ निश्चय को मन में बिठाना उन्हें अपने वास्तविक क्षमता दिखाने में सक्षम करेगा। केवल हम तभी खेलकूद के क्षेत्र में विश्व में सर्वोच्च स्थान पर आने के सपने को साकार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अपने शहर के स्टेडियम में जाएं और ये तो सब डाटा है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने तथा देश में खेले जाने वाले सभी खेलों को एक मजबूत ढांचा तैयार करने के द्वारा जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। इस कार्यक्रम या स्कीम को खेल एवं युवा मामलों द्वारा खेल मंत्रालय द्वारा दोस्तों 2017-18 के दौरान शुरू किया गया था। खेल एवं युवा मामलों मंत्रालय के द्वारा दोस्तों 2017-18 के दौरान शुरू किया गया था और इसको शुरू करने का श्रेय राज्यवर्धन सिंह राठौर और नरेंद्र मोदी को जाता है। उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का निम्नलिखित घटकों या तत्वों को शामिल किया गया है। कौन कौन से दोस्तों? खेल मैदानों का विकास, प्ले फील्ड डेवलपमेंट। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों व जिला स्तरों पर अनेक खेल मैदानों को विकसित किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों व मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा सकें। खिलाड़ियों को क्या किया जा सके? मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो क्या प्रदान की जा सकें। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ ही सामुदायिक कोचिंग विकास, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। इसमें कौशल विकास तथा खेल प्रशिक्षण यानी स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए प्रमाणन प्रणाली शामिल होती है। इसका उद्देश्य शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की पहचान तथा विकास करना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य मास्टर प्रशिक्षुओं के रूप में प्रशिक्षित करना भी होता है। ये जो दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं ये दोस्तों खेलो इंडिया के जो 12 जो क्या होते हैं दोस्तों 12 उद्देश्य होते हैं उनके बारे में ये चर्चा हम कर रहे हैं। राज्य स्तर पर खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करना। खेलो इंडिया की स्थापना दोस्तों इसीलिए की गई थी कि राज्यों के स्तर पर इसमें क्या किया जाए, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में खेल संरचना या ढांचे को बेहतर उपयोग करना शामिल है। इसलिए इसके अंतर्गत खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की जाती है। वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं यानी दोस्तों एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये खेलो इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग या घटक है। इसका लक्ष्य प्रतिभाओं के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य प्रतिभाशाली बच्चे को खेल उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक रास्ता प्रदान करना भी है। ऐसी खेल प्रतियोगिताएं विभिन्न खेलों जैसे एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल आदि में सिवाय क्रिकेट के आयोजित की जाएंगी। यानी दोस्तों खेलो इंडिया हर साल होता है और इसमें कोई भी एथलीट अपना प्रतिभा दिखाकर उसमें क्या कर सकता है, अपना भविष्य बना सकता है। प्रतिभा खोज व विकास, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना के लिए दोस्तों पुरस्कार विजेताओं के चयन के अतिरिक्त एक प्रतिभा खोज समिति सबसे अच्छे वैज्ञानिक तरीकों की सहायता से खेल प्रतियोगिताओं की पहचान भी करेगी दोस्तों, जिससे कि आपका कैरियर संभव हो सके। खेल संरचना या ढांचे का उपयोग व निर्माण सुधार, इसमें क्या होगा दोस्तों, इस लक्ष्य के उन विद्यालयों व विश्वविद्यालयों के खेल ढांचे को विकसित करना है दोस्तों जिनमें उच्च खेल क्षमताएं या संभावनाएं होती हैं, उन्हें सुविधाएं प्रदान करना होता है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय खेल अकादमियों को सहायता, यानी दोस्तों इसका लक्ष्य लंबी अवधि तक एक एथलीट विकास
कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना होता है। इसके साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक पुष्टि, यानी दोस्तों जो इस फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इस अंग या घटक का लक्ष्य स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक पुष्टि को विकसित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक पुष्टि मापने के लिए संबंधित टूल किट प्रदान की जाएगी, यानी जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे उनका शारीरिक फिटनेस कैसा है। महिलाओं के लिए खेल, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, इसका लक्ष्य विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से खेल प्रतियोगिताओं में जहां पर महिलाओं की भागीदारी कम होती है। दिव्यांगों के बीच बढ़ावा देना, खेलो इंडिया में दोस्तों दिव्यांगों के बीच खेलों को बढ़ावा दिया है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ भारतीय खेल प्राधिकरण को दिव्यांगों के लिए खेल संरचना या ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए खेल प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है, यह जाती हैं। शांति व विकास के लिए खेल, स्पोर्ट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट योजना की अवधारणा, इस योजना की अवधारणा के समय ये महसूस किया गया था कि युवाओं को अतिवाद से दूर रखने तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए खेल एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ साथ ही भारत सरकार विभिन्न राज्यों में खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए धन उपलब्ध कराती है ताकि अधिक से अधिक युवा भाग ले सकें। और 12वां हमारा उद्देश्य है ग्रामीण व घरेलू आदिवासियों खेलों को बढ़ावा देना, ठीक है दोस्तों, यानी वैकल्पिक रूप से ग्रामीण व घरेलू आदिवासी खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं। वित्तीय सहायता के बारे में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा वरीयता वाले खेलों में विभिन्न स्तरों पर खोजे गए प्रतिभावान खिलाड़ियों को 8 वर्ष तक, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खिलाड़ियों को 8 वर्ष तक कितना 5 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट, अब खेलो इंडिया के बाद दोस्तों शुरू होता है हमारा फिट इंडिया मूवमेंट। क्या फिट इंडिया मूवमेंट दोस्तों 29 अगस्त 2019 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में शुरू किया गया था। इस पुष्टि को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट क्या होता है। फिट इंडिया मूवमेंट क्या होता है, तो दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट क्या होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस मूवमेंट का मिशन व्यवहार में बदलाव लाना है और अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ाना है। और फिट इंडिया मूवमेंट भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च किया गया था। किनके अवसर पर दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर क्या किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट हमारे दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधि और खेल को शामिल करके लोगों को स्वस्थ और चुस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी फिटनेस कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 3 आयु समूह 5 से 18, 18 से 64 और 65 वर्ष से ऊपर शामिल हैं। 3 आयु समूह हैं दोस्तों, 5 से 18 और 18 से 64 तथा 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं क्या जो हमारी फिट इंडिया मूवमेंट है वो क्या है। वास्तव में फिट इंडिया मूवमेंट
देश को पुष्टि तथा तंदुरुस्ती की राह पर ले जाने के लिए एक मूवमेंट है। क्या एक मूवमेंट है? यह स्वस्थ भारत की दिशा में कार्य करने का एक असाधारण अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य लोगों को नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। फिट इंडिया मूवमेंट के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट्स। फिट इंडिया मूवमेंट मिशन जो है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फिटनेस को आसानी, मस्ती में, मुफ्त में बढ़ावा देना। फिट इंडिया मूवमेंट्स जो है मस्ती में फिटनेस को बढ़ावा देता है। और इसके साथ साथ ही देशज खेलों को प्रोत्साहित करना। इसके साथ केंद्रीय अभियानों के माध्यम से पुष्टि को बढ़ावा देने के लिए फिटनेस और विभिन्न गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाना। क्या? जागरूकता फैलाना। इसके साथ साथ ही पुष्टि यानी दोस्तों फिटनेस, क्या? एक मिनट दोस्तों, क्या? फिटनेस को प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि गांव तक पहुंचाना। और इसके साथ साथ ही भारत के नागरिकों के लिए जानकारी साझा करने, जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तिगत फिटनेस वाली कहानियों को साझा करने, प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच बनाना है। और फिटनेस मूवमेंट का फिट इंडिया मूवमेंट्स का उद्देश्य दोस्तों खेल, योग, साइकिलिंग, नृत्य आदि के माध्यम से नागरिकों के बीच दैनिक जीवन में फिटनेस व इसके महत्व के बारे में क्या करना है? जागरूकता प्रदान करना है। इसके साथ साथ ही प्रतिज्ञा, फिटनेस की प्रतिज्ञा क्या होती है? प्रतिज्ञा होती है, मैं स्वयं से वादा करता हूँ कि मैं प्रतिदिन शारीरिक गतिविधि और खेल के लिए समय दूंगा और मैं अपने परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों को शारीरिक रूप से फिट होने और भारत को एक फिट राष्ट्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। इसका लोगो क्या है दोस्तों? इसका लोगो है दोस्तों, इनमें 4 एशियाई शेर हैं जो शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक हैं। ये सभी गुण जो हैं शरीर और दिमाग की फिटनेस पर निर्भर करते हैं। शेरों के नीचे अशोक चक्र हैं, एक बैल है जो कड़ी मेहनत और दृढ़ता, और एक घोड़ा है जो निष्ठा और गति और ऊर्जा का क्या है दोस्तों? प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। इसके साथ साथ ही दोस्तों फिट इंडिया के नारे क्या क्या हैं, यानी स्लोगन ऑफ फिट इंडिया क्या है? यदि शरीर फिट है तो दिमाग हिट है, यदि शरीर फिट है तो दिमाग हिट है। फिट इंडिया हिट इंडिया, फिट इंडिया हिट इंडिया। स्वस्थ लोग स्वस्थ परिवार, स्वस्थ लोग स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज। फिटनेस कोई मंजिल नहीं है, यह स्वस्थ रहने का एक तरीका है। स्वस्थ एवं पुष्ट रहने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करें। क्या करें? प्रतिबद्ध करें। फिट इंडिया मूवमेंट्स के बेनिफिट्स यानी लाभ क्या क्या हैं? बहुत से व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ एवं पुष्ट रखने का प्रयास करेंगे, कम से कम व्यक्ति बीमार होंगे। और इसके फिट इंडिया मूवमेंट्स के लाभ क्या हैं दोस्तों? इसका लाभ है बहुत से व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ एवं पुष्ट रखने का प्रयास करेंगे, कम से कम व्यक्ति बीमार होंगे और इस प्रकार इंडिया एक स्वस्थ और फिट राष्ट्र होगा। व्यक्ति अतिरिक्त घंटे तक कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे, वे लंबे समय तक सक्रिय रहने में सक्षम होंगे और इससे आयु लंबी हो जाएगी, क्योंकि शारीरिक गतिविधियां घातक बीमारियों के खतरे में कमी करती हैं। क्योंकि शारीरिक गतिविधियां जो हैं घातक बीमारियों के खतरे में कमी करती हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ ही इसके फेफड़ों की कार्य प्रणाली अच्छी हो जाती है फिट इंडिया मूवमेंट्स में शामिल होने से, तथा हृदय वायु का स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है और इसके परिणाम स्वरूप
जीवन शैली संबंधी बीमारियों में बचाव में सहायता मिलती है। और फिट इंडिया मूवमेंट्स में उद्देश्य जो है मानसिक विकार, अवसाद व चिंता खतरे को कम करने में सहायता करता है। वास्तव में ये मस्तिष्क से सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स तथा तनाव कम करने वाले हार्मोन्स को बढ़ाने के द्वारा मूड को अच्छा रखता है तथा निद्रा के स्वरूप या प्रतिरूप को बढ़ाता है। ये अस्थि के घनत्व तथा लचक को भी बढ़ाता है और ये ऑस्टियोपोरोसिस के खतरों में भी कमी करता है। ऑस्टियोपोरोसिस के खतरों में भी कमी करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन हमारा आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।